राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर सुमित स्टडी सिर्फ हिंदी में। आज अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 9 आपकी जो न्यू बुक आई है गंगा, उसका कंप्लीट वन शॉट लेकर आया हूं बच्चों। इसमें आपका संपूर्ण गद्य खंड के जितने भी चैप्टर रहने वाले हैं पूरे आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको अब अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी वीडियो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी था वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बच्चों। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्लास 9 न्यू बुक गंगा वन शॉट किसका रहने वाला है बच्चों? संपूर्ण गद्य खंड का, यानी कि गद्य खंड में आपके जितने भी चैप्टर है बच्चों उसके सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है और बिल्कुल आराम से इनको समझते हुए चलना है। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप ही का फायदा है, क्योंकि आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट मटेरियल। तो देखो बिल्कुल ध्यान से कि दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने तो जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम ना करने से इनकार क्यों कर दिया? यानी कि बच्चों दूसरे दिन गया ने जब बैलों से काम करवाया तो बैलों ने पांव ना उठाने की जैसे कसम ही खा ली। ऐसा क्यों हुआ था? तो जो आपसे पूछ रहा है तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो देखो, हीरा और मोती स्वामी भक्त बैल थे, यानी कि जो हीरा और मोती थे बच्चों स्वामी भक्त बैल थे। वे यह सहन नहीं कर सके कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। स्वामी भक्त बैल थे बच्चों और जो बैल थे बच्चों वो यह सहन नहीं कर सके कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। बेच दिया है। इस उदासी में वे नए मालिक गया के साथ रच बस नहीं सके, उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बिल्कुल आगे का क्वेश्चन। देखो प्रश्न नंबर 2 कि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों के घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है, कैसे? यानी कि बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है, कैसे? तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। उत्तर क्या कह रहा है? गांव में पशु प्रेम के ऐसे किस्से होते रहते हैं बच्चों। गांव जो होता है उसमें पशु प्रेम के ऐसे किस्से होते रहते हैं, क्योंकि गांव में अधिकतर जानवर वगैरह रहते हैं। पशु गाय बैल वगैरह गांव में अधिकतर रहते हैं, शहर में तो इतने रहते नहीं है। तो ठीक है, हीरा और मोती भी स्वामी भक्त बैल थे। उन्हें अपने मालिक जूरी से असीम प्रेम था, यानी कि बच्चों जो उसका मालिक था जूरी उससे असीम प्रेम था। इस कारण वे गया के घर पागे तोड़वाकर वापस लौट आए। वे हर हाल में अपने स्वामी के पास रहना चाहते थे। यानी कि बच्चों जो उसका नया मालिक था कौन? गया, उसके यहाँ से पांगे तोड़वाकर, यानी कि जो बैल वगैरह बंधे थे बच्चों वो तोड़वाकर वहां से भागकर अपना जो पुराना मालिक था स्वामी के पास आना चाहते थे। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, बिल्कुल ध्यान से देखना है। कंप्लीट आपका जो गद्य खंड है बच्चों उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपका पूरा गद्य खंड कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखना है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आउट ऑफ जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 कि मोती के मूक भाषा में कहा। मोती ने बच्चों क्या? मूक भाषा, यानी कि जो जानवर होती है बच्चों उनकी मूक भाषा होती है, बिना बोले ऐसे सिर हिलाकर वगैरह ऐसे मूक भाषा में कहा। क्या कहा था? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि अब तो नहीं सहा जा रहा, अब तो सहा नहीं जा रहा। कौन? हीरा। यानी मोती ने मूक भाषा में हीरा से कहा अब तो सहा नहीं जा रहा है। कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो सकता है। इस कथन को कहानी के उदाहरण से सिद्ध कीजिए। तो आइए अपन कहानी के उदाहरण से इसको सिद्ध करते हैं बच्चों। बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है कि और हीरा को नए मालिक के यहाँ बहुत कष्ट मिल रहे थे, यानी कि जो नया मालिक था बच्चों उसके यहाँ बहुत कष्ट मिल रहे थे, और हीरा को नए मालिक के यहाँ बहुत कष्ट मिल रहे थे। उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा था बच्चों, उनको भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा था और बहुत से कष्ट मिल रहे थे, और उसने उनसे बहुत काम कराया जा रहा था। यानी कि बच्चों उनसे क्या हो रहा था? बहुत कष्ट दिए जा रहे थे, ना उनको भरपेट खाना मिल रहा था और बहुत अधिक काम कराया जा रहा था। इसलिए मोती ने दुखी होकर हीरा से कहा अब तो नहीं सहा जाता हीरा। इसका मतलब
है कि अब वह और दुख सहन नहीं कर सकता, यानी कि अब इसका मतलब क्या है, वह और दुख सहन नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे। यानी कि बच्चों जब दोनों का पेट भर गया और आजादी का अनुभव किया तो हीरा और मोती ने स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे, तो आपको बताना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि हीरा और मोती में अपनापन अधिक था, यानी कि हीरा और मोती में अपनापन बच्चों अधिक था। जब तक वे जूरी या बालिका से अपनापन मिला वे कभी नहीं झगड़े, यानी कि बच्चों जब तक उन्हें जूरी और बालिका से अपनापन मिला वे आपस में कभी नहीं झगड़े थे। हीरा और मोती वे बड़े प्रेम से बंधे रहते थे, उन्हें प्रेम का बंधन स्वीकार था, उन्हें प्रेम का बंधन बच्चों स्वीकार था। परंतु जब प्रेम मिलना समाप्त हो गया तो वह स्वतंत्र स्वतंत्र होने के लिए व्याकुल हो उठे और वह विद्रोही हो गए, यानी कि वो वहां से भागने के लिए बच्चों स्वतंत्रता पाने के लिए विद्रोही हो गए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बच्चों के निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डनर और लेखक के विचार में क्या अंतर है। तो प्रश्न जो आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है बच्चों, जहां से अपन पहला प्रश्न देख रहे हैं कि निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डनर और लेखक के विषय के विचारों में क्या अंतर है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या अंतर है। तो देखो जो एडी गार्डनर के विचार है बच्चों वो क्या है और लेखक के विचार हैं वो क्या है। तो देखो निबंध लेखन एक कला है, एजी गार्डनर कहते हैं, और लेखक कहता है कि निबंध लेखन विचारों का व्यक्त करने का माध्यम है, यानी कि जो बच्चों निबंध होते हैं उन विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होता है। वे लेखक की शैली और व्यक्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। जो एजी गार्डनर है बच्चों वो व्यक्ति की शैली और व्यक्तित्व को अधिक महत्व देते हैं, वे विषय को स्पष्टता और क्रमबद्ध को अधिक महत्व देते हैं, यानी कि जो लेखक है बच्चों वो क्या करते हैं, स्पष्टता, यानी किसी भी चीज को स्पष्ट, यानी कि एक एक चीज को अच्छे से समझाते हैं और क्रमबद्ध लिखते हैं निबंध। और निबंध रोचक और प्रभावशाली होना चाहिए, निबंध सरल स्पष्ट और समझने योग्य होना चाहिए, लेखक के विचार ये हैं। अब देखेंगे बच्चों अपन प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान में असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बुजुर्ग। बुजुर्ग यानी कौन होता है, वृद्ध यानी बुजुर्ग, जो पुराने जमाने के लोग हैं बुजुर्ग, उनकी बात हो रहा है। और जो तरुण है यानी वो युवा व्यक्ति, जो आजकल दोनों ही असंतुष्ट रहते हैं। तो अपन देखते हैं क्या कहता है, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं बच्चों वो वर्तमान में इसलिए असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना पुराना समय अधिक अच्छा लगता है और वे आज के बदलते समाज को पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी ओर तरुण या युवा वर्तमान में इसलिए असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे अपने भविष्य को और बेहतर बनाना चाहते हैं तथा अपनी इच्छाएं और सपने को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए दोनों असंतुष्ट तो रहते हैं पर दोनों का कारण अलग अलग हो रहता है। यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं बच्चों उनको अपना पुराना समय अच्छा लगता है, नया समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आजकल का। और जो आजकल का यूथ यानी कि जो युवा है उसको क्या होता है बच्चों, जो होता है उसको अपने भविष्य को लेकर चिंता रहती है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, नमिता और अमिता किन विषय पर निबंध लिखवाना चाहती थी। यानी कि बच्चों जो अमिता और नमिता थी वो किन विषय पर निबंध लिखवाना चाहती थी, उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाई आई। सरल भाषा में उत्तर देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। यानी कि जो अमिता और नमिता थी उन दोनों को निबंध लिखवाना चाहती थी लेखक से, लेकिन लेखक को निबंध लिखने में क्या क्या कठिनाई आई। तो देखो अमिता दूर के ढोल सुहाने होते हैं विषय पर निबंध लिखवाना चाहती थी। यानी कि बच्चों जो अमिता थी वो दूर के ढोल सुहाने होते हैं उस पर निबंध लिखवाना चाहती थी, और जो अमिता थी बच्चों वो समाज सुधार पर निबंध लिखवाना चाहती थी, समाज सुधार पर निबंध लिखवाना चाहती थी। लेखक को इन विषय पर निबंध लिखवाने में कई कठिनाई आई। यानी कि जो बच्चों लेखक है उनको इन दोनों विषय पर लिखने में अनेक कठिनाई आई। दूर के ढोल सुहाने होते हैं विषय पर 5
पृष्ठ लिखना कठिन था। यानी कि बच्चों जो दूर के डोल सुहाने होते हैं, इस पर 5 पृष्ठ लिखना बहुत कठिन था। यानी कि 5 लिखना बहुत कठिन था। जबकि समाज सुधार एक बहुत बड़ा विषय है और गंभीर विषय है, जिसपे कम शब्दों में लिखना मुश्किल था। लेखक के पास पर्याप्त सामग्री और समय नहीं था। यानी कि लेखक था, उसके पास पर्याप्त सामग्री भी नहीं थी, और पहली बात तो उसके पास समय भी नहीं था। अब देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने में कौन सी युक्तियां सुझाई हैं। आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने के लिए पहले किस तरह की तैयारी करती है। यानी कि जो बच्चों निबंध आचार्य होते हैं, उसने ये बताया कि अगर आप निबंध लिख रहे हो तो सबसे पहले निबंध लिखने से पहले आपके पास किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। तो देखेंगे कि निबंध शास्त्र के आचार्यों के अनुसार आदर्श निबंध लिखने के लिए विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आप किस विषय में निबंध लिखना चाहते हैं उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, विचार स्पष्ट होने चाहिए। सरल भाषा का यूज करें, यानी सरल भाषा होना चाहिए, वो भी क्रमबद्ध, यानी कि क्रम एक से एक क्रम लाकर चलना चाहिए। और प्रस्तुति और रोचक शैली आवश्यक होनी चाहिए। यानी प्रस्तुति आपकी अच्छी होनी चाहिए और रोचक शैली आवश्यक होनी चाहिए। निबंध का आरंभ, मध्य और अंत संतुलित होने चाहिए। यानी कि आप निबंध स्टार्ट कर रहे हैं, फिर निबंध बीच में आ रहा है और निबंध खत्म हुआ है, तीनों का संतुलन बिल्कुल बनाए रखना है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, उसके देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से देखना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसी के साथ देखो कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी, ताई इस वाक्य में नैया की बात कर रही है, वह यह बात क्यों कर रही है। यानी कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी, ताई नैया की बात कर रही है, यह नैया की बात क्यों कर रही है। तो आइए अपन समझते हैं। तो देखो, ताई ये जीवन रूपी नैया की बात कर रही है। यानी कि जो ताई है बच्चों, वो जीवन रूपी नैया की बात कर रही है। वह यह बात इसलिए कह रही है क्योंकि उसके पास उसके जीवन में बहुत दुख है। यानी कि जो बच्चों ताई है, उसके जीवन में बहुत दुख है और कठिनाइयां हैं। उसे चिंता है कि वह इन परेशानियों का सामना कैसे करेगी और उसका जीवन कैसे चलेगा। यानी कि बच्चों उसको परेशानी है कि उसका जीवन कैसे चलेगा। ठीक है, और उसका जीवन कैसे चलेगा, इन परेशानियों का सामना वो कैसे करेगी, इसलिए ताई ने भगवान से कहा है ये नैया कैसे पार होगी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 कि धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया, इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया है। यानी कि बच्चों धीरे धीरे सब कुछ पराये हाथ में चला गया है, इस घटना ने घटना की ओर संकेत किया। यानी कि कौन सी घटना की ओर संकेत किया। तो देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, इस वाक्य में देश की संपत्ति, व्यापार, शासन के धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में चले जाने की घटना की ओर संकेत किया है। यानी कि क्या किया है, जो अपने भारत देश है उसकी संपत्ति, व्यापार, शासन धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में जाने की घटना की ओर संकेत किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है कि ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी क्यों। यानी कि जो बच्चों ताई के पास मिट्टू था, उसकी सारी ममता ताई मिट्टू में बरस पड़ी क्यों। तो देखो, ताई मिट्टू से बहुत प्यार करती थी, वह उसकी देखभाल करती थी। यानी कि बच्चों जो मिट्टू था उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी देखभाल करती थी और उसे अपने बच्चे जैसा मानती थी और उसे अपने बच्चों जैसा मानती थी, इसलिए उसकी सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है। बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। अब देखो प्रश्न नंबर 4, अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी। यानी कि जो बच्चों ताई है उसको अब इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी कि किसके खेत में हरी मिर्ची तैयार हो गई है और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन के विषय में क्या क्या पता चलता है। यानी कि बच्चों जो ताई है उसको पहले कुछ पता नहीं रहता था, अब ताई को सब पता रहने लगा है, किसके खेत में हरी मिर्ची तैयार हो गई है और किस पेड़ में किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। तो उसके जो व्यक्तित्व है बच्चों उसमें आए परिवर्तन को लिखना है, क्या क्या परिवर्तन आए थे पता चलता है। तो देखो, इस वाक्य से पता चलता है कि ताई के स्वभाव और व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन आया है। पहले वे केवल अपने
काम तक ही सीमित थी। यानी बच्चों पहले ताई क्या थी, अपने काम तक ही सीमित थी, लेकिन अब ताई लेकिन अब उन्हें गांव के और खेत की पूरी जानकारी रहने लगी। यानी कि अब उसे गांव की और खेत की पूरी जानकारी रहने लगी है। ताई के व्यक्तित्व ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन इस प्रकार है। कौन कौन से परिवर्तन आए थे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना है। वे अधिक जागरूक और समझदार हो गई। बच्चों वे अधिक जागरूक और समझदार हो गई। उन्हें किसानों और फसलों की चिंता रहने लगी। उन्हें किसानों और फसलों की चिंता रहने लगी। इसके बाद देखेंगे बच्चों नेक्स्ट, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है इसी के साथ। तो देखो प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है, पिताजी उस समय पूछते थे समझ गए ना। यानी कि बच्चों पिताजी उस समय क्या पूछते थे, समझ गए ना, समझ गए ना। इसके बाद कहते थे कि अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे, तो आइए अपन देखते हैं। तो देखो पिताजी बच्चों को प्रेम पूर्वक अनुशासन सिखाते थे। यानी कि जो बच्चों पिताजी थे वो प्रेम पूर्वक बच्चों को अनुशासन सिखाते थे। वे पढ़ाई के बाद खेलने की अनुमति देते थे। पढ़ाई होने के बाद बच्चों को खेलने की अनुमति देते थे। उनका अनुशासन डर नहीं था बल्कि सम्मान और स्नेह पर आधारित था। यानी कि बच्चों जो पिताजी का अनुशासन था वो डर बिल्कुल भी नहीं था, वो क्या था, सम्मान और स्नेह पर आधारित था। इसलिए यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन को दर्शाता है। आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2 कि लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीननाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा है। उनके कौन कौन से कार्य और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखता है। यानी जो लता जी हैं उनके पिताजी का क्या प्रभाव पड़ा है और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं लता जी के जो उनके पिताजी का प्रभाव दिखते हैं उनमें। तो देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो देखो लता मंगेशकर जी पर उनके पिता पंडित दीननाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अपने पिता से संगीत की शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और संस्कार सीखे। लता जी ने अपने पिता की तरह संगीत के प्रति समर्पित रही और हमेशा सादगी से जीवन जीती। उनके मधुर गान, कड़ी मेहनत, विनम्र स्वभाव और संगीत के प्रति सम्मान में उनके पिता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यानी कि जो कुछ ऐसी बातें थी जो उनने उनके पिता से सीखी थी, कड़ी मेहनत, संगीत और मेहनत करना, सादगी वगैरह, तो इनमें उनके पिताजी का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ देखेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए। अब देखो प्रश्न नंबर 3, मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम के आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है। क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़े हैं। तो आइए बिल्कुल ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो देखो क्या कहते हैं, लता जी के लिए नाम आगे बढ़ाने का मतलब केवल प्रसिद्ध होना नहीं था, अपने पिताजी का सम्मान बनाए रखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। यह उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी के साथ देखते बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखना है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बार बार आपसे बोलना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 9th हिंदी गंगा कंप्लीट कराई जाएगी। अभी आपका काव्य खंड, गद्य खंड के इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं, 1 शॉर्ट रहे, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें आपका काव्य खंड के कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यात्रियों का समूह सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए सैंड हिल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद दूसरे टीले की ओर बढ़ने लगा। उसके ऐसा करने के पीछे मूल कारण क्या हो सकता है। यानी कि बच्चों सबसे पहले जो लेखक है वो सैंड हिल पर चला गया था, लेकिन वहां पर यात्रियों की भीड़ वगैरह भी पहुंच गई थी। तो उसे देखकर लेखक सैंड हिल को छोड़कर दूसरे टीले पर क्यों चला गया था। तो देखेंगे बिल्कुल, देखो कि लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर वहां की जो भीड़ थी बच्चों, भीड़ शोरगुल से परेशान हो गया था। यानी कि बच्चों सैंड हिल पर बहुत सारी भीड़ हो गई थी और वहां पर शोर शराबा हो रहा था, तो उससे लेखक परेशान हो गया था। वह प्राकृतिक के शांत और सुंदर वातावरण में सूर्य अस्त का आनंद लेना चाहता था, इसलिए वह दूसरे टीले की ओर बढ़ गया।
ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के विषय में क्या क्या बताया है। तो देखो लेखक ने बताया है कि कन्याकुमारी के स्थानीय लोग सरल मेहनती और मिलनसार थे। वे समुद्र से जुड़े काम करते थे तथा पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और वहां के लोगों का सादा और प्राकृतिक के निकट जीवन था। यानी कि वहां के लोगों का कैसा बच्चों, सादा और प्राकृतिक के निकट जीवन था। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट तीसरा कि अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता से क्या अभिप्राय है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता से अभिप्राय है कि लेखक भीड़ भाड़ से दूर शांत स्थान खोजने में सफल हो गया था। वह बैठकर प्राकृतिक और सूर्य अस्त के सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था। यानी कि बच्चों क्या है, प्रयत्न की सार्थकता से यानी कि सफलता पाना। यानी कि जो लेखक है वो सफलता पा ली थी। उसने एक शांत माहौल और एक शांत जगह देख ली थी जहां पर वो प्राकृतिक और सूर्य अस्त का सुंदर दृश्य का आनंद ले सके। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4। बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 4। बिल्कुल देखो कि यात्रा वृत्तांत में आए उन दृश्यों के विषय में लिखिए जिनका अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नया था। यानी कि बच्चों लेखक ने जो यात्रा शुरू की थी ना, उसके बीच में ऐसे कौन कौन से दृश्य हुए थे जिनका अनुभव उसने बिल्कुल नया किया था। तो बिल्कुल देखेंगे लेखक के लिए रेगिस्तान के सुंदर दृश्य बिल्कुल नए थे। यानी कि लेखक का जो रेगिस्तान में यात्रा की थी वो उसका जो दृश्य था बिल्कुल नया था। ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, सूर्य अस्त की मनोहरी दृश्य, चारों ओर फैली हुई सुनहरी रेत, ऊंटों की सवारी का अनुभव उसके लिए अनोखा था। यह सब देखकर लेखक बहुत प्रभावित हुआ। यह सब देखकर लेखक बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 1 जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, बाबू राम स्वरूप समाज के आधुनिक व्यवहार का दिखावा करते थे जबकि उनके जो विचार थे रूढ़िवादी का मतलब बच्चों पुराने विचार थे उनके, पुराने जमाने के। इस अंतर्द्वंद के द्वारा के उदाहरण एकांकी में से खोजकर लिखना है। तो आइए अपन अंतर्द्वंद के उदाहरण के एकांकी में से खोजकर लिखते हैं बच्चों। बिल्कुल ध्यान से देखना है। अभी तक आपने लाइक नहीं की है तो लाइक करें प्लीज और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपकी पूरी गद्य खंड कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9 हिंदी गंगा। तो देखो बाबू राम स्वरूप बाहर से खुद को आधुनिक और खुले विचार वाले दिखाते थे लेकिन उनके विचार पुराने और रूढ़िवादी थे। ठीक है। उदाहरण देखेंगे, वे उमा को पढ़ी लिखी और आधुनिक दिखाने की कोशिश करते थे। यानी बच्चों जो राम स्वरूप थे वो क्या करते थे, जो उमा थी उसको आधुनिक यानी पढ़ी लिखी और आधुनिक दिखाने की कोशिश करते थे। विवाह के समय वे आधुनिक सोच का दिखावा करते थे। यानी कि जब शादी हो रही थी तब वो आधुनिक विचार यानी कि जो सोच थी उसका दिखावा करते थे। वे अपने दिखावे को दूसरे से छिपाने की भी कोशिश करते थे। यानी कि जो वो दिखावा कर रहे हैं उसको छिपाने के लिए भी वो एक और छिपावा कर रहे थे। ठीक है। ये निष्कर्ष क्या आया है कि इस प्रकार बाबू राम स्वरूप का व्यवहार आधुनिक दिखाई देता है लेकिन उनकी सोच रूढ़िवादी होने के कारण उनके व्यक्तित्व में अंतर्द्वंद स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2, रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। रीढ़ की हड्डी का संदर्भ दो अलग अलग पात्रों के लिए भिन्न भिन्न अर्थों में आया है, उसकी पहचान कीजिए और लिखिए। यानी कि बच्चों जो रीढ़ की हड्डी है बच्चों, जो रीढ़ की हड्डी का संदर्भ दो अलग अलग पात्र यानी दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए आया है और दोनों के लिए अलग अलग अर्थ है। किस प्रकार, तो देखो उमा के लिए देखेंगे बच्चों। उमा के लिए रीढ़ की हड्डी का अर्थ आत्मसम्मान, साहस और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए आया था रीढ़ की हड्डी उमा के लिए। फिर आया था गोपाल प्रसाद के लिए रीढ़ की हड्डी का अर्थ। तो देखो दृढ़ता, नैतिक साहस का अभाव, वह समाज की गलत परंपराओं का विरोध नहीं करता था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कि मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। प्रेमा की इस सोच से
उस समय की स्त्री शिक्षा की स्थिति के विषय में क्या पता चलता है? तो देखेंगे बच्चों, प्रेमा की बात से पता चलता है कि उस समय की लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था बच्चों, और समाज में यह माना जाता था कि लड़कियां के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। समाज में क्या माना जाता था कि लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। इसलिए कई महिलाएं स्वयं को पढ़ाई लिखाई से दूर समझती थी और शिक्षा का महत्व नहीं जानना चाहती थी। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है बच्चों, यहां से बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखो प्रश्न नंबर 1 कि स्वामी राम तीर्थ फल देने वाले युवा का उत्तर सुनकर मुग्ध क्यों हो गए बच्चों? तो देखो, स्वामी राम तीर्थ उस युवा का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए क्योंकि उसने बिना किसी लालच के प्रेम और सेवा की भावना से फल दिए। उसने कहा कि उसे दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी मिलती है। यानी कि बच्चों, जो स्वामी राम तीर्थ थे, उस जो फल बेचने वाला व्यक्ति था, उसने किसी बिना लालच बिना किसी स्वार्थ के फल दिए और उसने कहा कि मुझे दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जापान के युवा ने स्वामी राम तीर्थ को दिए गए फलों के मूल के रूप में क्या मांगा? आपके मन में उस युवा के व्यक्तित्व की कौन सी छवि उभरती है? तो आइए देखते हैं। यानी कि जो स्वामी राम तीर्थ को जापानी व्यक्ति ने फल बेचे थे बच्चों, उसने फल के पैसों के बदले में क्या मांगा था? तो देखो, बिल्कुल जापान के युवा ने फलों के बदले पैसे नहीं मांगे थे। उसने कहा कि आप अपने देश जाकर जापान की अच्छी बातें लोगों को बताएं, ये मेरे फलों की कीमत होगी। इससे पता चलता है कि वह युवा अपने देश से बहुत प्रेम करता है, वह ईमानदार, विनम्र और देशभक्त था। ठीक है बच्चों, तो जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट कि बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग अलग चीज तो है ही नहीं। स्वयं को देश से अलग न मानने के पीछे क्या तर्क हो सकते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो आइए इसका उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। लेखक का कहना है कि हम और हमारा देश अलग नहीं है, देश से ही हमारी पहचान होती है। यदि देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उदाहरण हो जाएगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, नियम का पालन करेंगे और देश, बस इतना ही है बच्चों। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपकी क्लास 9th हिंदी गद्य खंड के कंप्लीट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।